नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल टारगेट विद शाह के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट रहा, लेकिन अब कंटिन्यू रहूँगा। पिछली जो क्लास थी वो हिंदी का एक लेक्चर हो गया था, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब जो है वो मैं दूसरा लेक्चर है आज हिंदी का जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार पूछा जाता है, चाहे वो पेट एग्ज़ाम हो, चाहे UPSSC हो, UP टेट हो, CTET हो। तो आज बात करेंगे हम लोग वर्णमाला की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में 2-3 नंबर की पूछी जाती है। तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला सुन के ही आप लोगों को ऐसा समझ में आता होगा, जिस प्रकार फूलों की माला होती है वैसे ही वर्णमाला वर्णों की माला, जिसमें वर्ण जो हैं, चाहे वो स्वर हों चाहे व्यंजन हों, वो पूरी तरीके से क्रमबद्ध जुड़े हुए हों या क्रमबद्ध पुहे हुए हों, उसे वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला जो है, वो जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। UPSSC हो, पेट हो, CTET हो, UP टेट हो या और भी अन्य एग्ज़ाम हो, तो जो वर्णमाला की वर्णों की संख्या है वो है 52। कुल वर्ण जो माने गए हैं वो 52 माने गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर दिख ना रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 52 है, ठीक है। वर्णमाला का जो स्रोत माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, ब्राह्मी लिपि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, जो स्रोत है ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, इसे पढ़ा नहीं गया है, ये जो है इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। ये जो लिपि है ये चित्रात्मक है। बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे UPSSC हो चाहे पेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि है ये किस तरीके की लिपि है। तो आप बताएंगे, आप आंसर देंगे चित्रात्मक है। और पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि को आज तक क्या पढ़ा जा चुका है या पढ़ा गया है, तो आप ये भी आंसर देंगे कि अभी पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, जो हमारी वर्णमाला है अभी तक की सबसे व्यवस्थित, आक्षरिक, सांकेतिक और वैज्ञानिक लिपि है। जो हमारी वर्णमाला है वो अभी तक की सबसे व्यवस्थित कामा आक्षरिक और सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक और जो है वैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। दोस्तों, अभी तक जो शिकायत थी कि चमक की या दिख नहीं रहा है, वो संभवतः दूर हो गई होगी। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा पढ़ा रहा हूँ या कैसा दिख रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो अभी तक ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैं आप लोगों को, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो नोट्स बना रहे हैं वो इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे कि वर्णमाला जो है कहाँ का स्रोत है। क्योंकि पहला लेक्चर जो था वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति या हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है, फारसी शब्द से लिया गया है, वो पहला वीडियो था। अब ये दूसरा वीडियो जो है ये वर्णमाला का है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला जो है वो का स्रोत क्या है, तो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर स्टार बना सकते हैं। उसके बाद वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है, कुल
वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या जो है 52 मानी गई है। अभी मैं आप लोगों को इसको डिवाइड करेंगे कि वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं। जो क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि क्या है, तो चित्रात्मक है। मैंने फिर से आप लोगों को बताया। दोस्तों देखिए, वर्णमाला जो है उसको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों। पहला भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और दूसरा भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ करूंगा ताकि लिख सकूं। उम्मीद है कि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को लगातार रिपीट करता रहूंगा। सबसे व्यवस्थित और अक्षरिक सांकेतिक भाषा है, पढ़ा नहीं जा सका है ब्राह्मी लिपि को। मैं ऊपर का नहीं मिटाऊंगा। अब बात करते हैं कि वर्णमाला, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्वर। और जो दूसरा भाग है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो बात ये आती है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। पूछा जाता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया। पूछा जाएगा कि कुल वर्णों की, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 52, ठीक है। और स्वरों की संख्या पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूपी टेट या यूपी SSS इन सब में, पेट एग्जाम में भी संभवतः ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो स्वरों की संख्या है ये 11 मानी गई है, ये 11 मानी गई है। और जो व्यंजन है, ये व्यंजन है, इन्हें 41 माना गया है। उम्मीद है आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जो अपने में स्वतंत्र हों, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता ना ली जाए, जो अपने में स्वतंत्र हों, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो जो अपने आप में फ्री होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो मैं परिभाषा भी लिख देता हूं। जिन वर्णों को, जिन वर्णों, लिखिए मेरे साथ अगर नोट्स बना रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्वर, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं मैं आप लोगों को बता दूं, या उदाहरण हैं, आ हुआ, बड़ा आ हुआ, इत्यादि, ETC, ठीक है, इत्यादि जो हैं ये उसके उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन 41 देखिए पूछा जाता है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। बहुत जगह 33 भी लिखा होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 41 है तो आपको 41 ही हिट करना है, ठीक है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वो होते हैं, जैसे स्वर जो होते हैं वो अपने में स्वतंत्र होते हैं, वो वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर या वर्णों की सहायता नहीं लगती है, वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है, या ये कहिए कि जिनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन वो होते हैं, मैं इधर का थोड़ा सा फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको मिटाऊंगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं बहुत आराम से और सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए व्यंजन की परिभाषा ये है कि व्यंजन वो होते हैं, व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों,
ये व्यंजन कहलाते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अलग अलग किताबों में बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वही मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम्पल जैसे का, अगर इसमें हलंत लगा है तो ये अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन है। और क्योंकि ये का प्लस और हलंत प्लस आ मिलके बनता है का, ये जो है ये पूर्ण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये पूर्ण व्यंजन है। अब हम जैसे बात कर रहे थे वर्णमाला की, स्रोत क्या है, ब्राह्मी लिपि है, उसके बाद कहाँ से ली गई है, ब्राह्मी लिपि से ली गई है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। ब्रह्म वर्णमाला में 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को क्या कहते हैं, जो अपने में स्वतंत्र होते हैं या जिनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण या जिनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता लगती है, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्वरों की, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और अच्छे से समझ में आए। उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। जैसा भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बात करता हूँ कि स्वर कितने होते हैं। तो मैंने बताया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रेर। ए, आए, ओ, आओ, अंग, आ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो स्वरों की संख्या जो है, स्वरों में जो मैंने बताया आप लोगों को 11 होते हैं, लेकिन 13 हैं। इन्हें जो है, इन्हें क्या माना जाता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन्हें अयोगवाह माना जाता है। इन्हें स्वरों में रखा गया है लेकिन संख्या जो है 11 ही मानी जाती है। इन्हें क्या माना जाता है, अयोगवाह, क्योंकि इनको बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की आवश्यकता होती है। इन्हें अयोगवाह माना जाता है। अंग जो है इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। कभी कभार पूछा जाता है, इस तरीके का बिंदु बना देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, तो आप लोगों को बताना होगा कि इसे अनुस्वार कहते हैं और इसको बोलने के लिए नाक की आवश्यकता होती है, नाक की आवश्यकता। अंग बोल के देखिएगा, उच्चारण करके आप लोग देखिए। हिंदी पढ़ने का, वर्णमाला पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उच्चारण करते जाइए उसका। उसके बाद जो आहा है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। आहा है, इसे हम कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। ये जो है नाक और मुंह द्वारा बोला जाता है, नाक और मुंह द्वारा। ठीक है, इनको ये नाम किसने दिया है, अयोगवाह की संज्ञा किसने दी है, तो एक बहुत बड़े पंडित जी माने जाते हैं, किशोरी दास वाजपेयी जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए सिस्टमैटिक नोट्स बनाते हुए चलिएगा मेरे साथ। किशोरी दास, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कुछ ना छूटे। किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है। इन्हें बहुत बड़ी संज्ञा दी है। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। जो उपाधि है, उपाधि, ठीक है, क्या कहा जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं। इन्हें जो है हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अब दोस्तों बात होती है कि इतना तो पूछा गया कि स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो अंग आह वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये अयोगवाह निम्न में से कौन से शब्द जो हैं या व्यंजन या वर्ण जो हैं अयोगवाह हैं। अंग आ पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अनुनासिक है, तो अंग लगाएंगे, और अनुनासिक या अनुस्वार दोनों पूछा जाए तो आप क्या अंग आह लगाएंगे। ठीक है, अब बात होती है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए बहुत सारी किताबों में 4 प्रकार माने जाते हैं, कुछ किताबों में 3 मिलते हैं।
तो मैं आप लोगों को 3 में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दीर्घ और संयुक्त दोनों एक ही में मिला दूंगा, लेकिन मैं डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं बात करूंगा कि ठीक है, अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि स्वरों की जो संख्या होती है वो 3 भी होती है, 4 भी होती है, कहीं कहीं दीर्घ और संयुक्त एक से जगह लिखे होते हैं, कहीं कहीं एक ही में लिखे होते हैं। तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो 4 प्रकार से पढ़ाऊंगा, वैसे 3 भी पढ़ाता हूं, लेकिन सोच रहा हूं कि 4 प्रकार से, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं, मैं फिर अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए अभी पूछा जाएगा कि एक मात्रिक या द्विमात्रिक, ठीक है, ह्रस्व किसे कहते हैं या दीर्घ किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसमें एक मात्रा होती है वो ह्रस्व कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या बहुत ही आराम से बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, ठीक है। और बड़ा आ जैसे बोलते हैं तो आ, इस तरीके से। तो ये जो है आ जो है ये ह्रस्व है, और ये चिन्ह जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक मात्रिक द्विमात्रिक क्या होता है। दोहा सोरठा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं इसको मिटाता हूं और बताता हूं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जो हैं मैं आप लोगों को 4 प्रकार में बताऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, एक में नहीं बताता हूं। तो जो स्वर हैं, स्वर जो हैं मैं यहां स्वर कर देता हूं। कितनी संख्या है? 11। 13 कभी मत लगाइएगा। अब प्रकार पूछता है तो ये पूछा जाता है कि संख्या स्वरों की कितनी है या कितने भागों में है। तो ह्रस्व, मूल, मूल या जो है लघु, लघु स्वर। दूसरा जो है पहला, दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ। और तीसरा जो है संयुक्त, और जो लास्ट वाला है प्लुत, प्लुत स्वर। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर। अब मेन बात ये आती है कि ह्रस्व या मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 5 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हिंदी में, क्योंकि जो टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो लगा देते हैं 5, लेकिन हिंदी में अगर आएगा तो 4 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? आ, ई, उ, ऋ। इससे पहले मैंने बताया था कि एक मात्रिक, दो मात्रिक, जिसमें एक मात्रा होती है, इन्हें ही मूल स्वर माना जाता है। पूछा जाता है कि ह्रस्व या मूल स्वर या लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 4 आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। अब पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आ, ई और उ। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, इनको दीर्घ में ही रखा जाता है, ठीक है। संयुक्त और इनको दीर्घ में रखा जाता है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक मात्रिक हैं, एक मात्रिक, ठीक है। और ये जो हैं ये द्विमात्रिक हैं, ये मात्रिक, ठीक है। ये भी द्विमात्रिक माने जाते हैं। कौन? ए, आए, ओ, आओ। ए, आए, ओ, आओ। अब पूछा जाता है, क्योंकि ये द्विमात्रिक इसलिए माने जाते हैं कि ये 2 तरीके से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो आ प्लस ई बराबर ए लगता है, आ प्लस उ बराबर ओ बनता है,
मैं बता दूं, आ प्लस ई बराबर ए बन जाएगा। फिर आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर ए बन जाएगा। आ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाएगा। आ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाएगा ये। और फिर आ प्लस ओ बराबर ओ बन जाएगा। आ प्लस ओ बराबर ओ बन जाएगा। दोस्तों अब पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 3 मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग इन सबको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और लिखते जाइएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बनाइएगा। ह्रस्व या मूल लघु स्वरों की संख्या 4 होती है, एक मात्रिक होते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर जो होते हैं आ ई ऊ होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। ये भी द्विमात्रिक होते हैं, लेकिन ये दो उनसे मिले होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। प्लुत क्या होता है? प्लुत जो होता है जिनको उच्चारण करने में ज़्यादा टाइम लगे, जैसे ओम, नाम, काम, इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा ये आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगे, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। दोस्तों देखिए, मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कहीं किताबी भाषा का कोई भी उपयोग नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। दोस्तों स्वर जो हैं, अब इनसे पूछा जाता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को तुरंत ही याद हो जाएगा कि इनके उच्चारण स्थान क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहीं से और आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान। तो मुख्यतः क्या होता है, मैं 2 लाइन बता देता हूं। आ ई ऊ रिर। फिर ए आए ओ आओ। ठीक है, अब बात होती है, जैसे एक शॉर्टकट सूत्र होता है कता मुदाओ, जो मुख्यतः व्यंजन में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, आ जो है कंठ से बोलने वाली दुनिया है। ई जो है तालब। ऊ जो है, ऊ जो है वो ओष्ठ है। ऊ जो है वो ओष्ठ है, ओष्ठ है। रिर जो है ये मूर्धन्य है। ये जो है कंठ तालव्य हैं, ए आए, कंठ तालव्य। ओ आओ जो है कंठ है। ठीक है, अब जो ट्रिक है वो जो है, इनको जो है आप लोग शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट लिखिए और यहाँ लिख लीजिए क ता ओ। यहाँ क्या लिख लीजिए? कताओ। आ ई ऊ हमेशा याद रखिए कताओ। आ जो है कंठ है, ई है तालव्य है, ओ है जो ओष्ठ है। रिर जो है वो मूर्धन्य है। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, सब कुछ याद हो जाता है। पढ़ते पढ़ते इतना प्रैक्टिस करिए कि याद हो जाए, एक क्वेश्चन ना गलत हो। हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आ जाता है उसको पढ़ने में। पढ़ने के बाद जब स्कोर करता है तो हिंदी में सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। तो कोशिश करिए कि बहुत स्ट्रांग बना लीजिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए। मैं आप लोगों को लगातार कराता रहूँगा। अभी मैं एक सीरीज शुरू करूँगा जिससे प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के हल होते रहें। ठीक है, पार्ट वाइज मैं प्रैक्टिस सेट हल करा दूंगा। फिर जो है ए आए ओ आओ, इनको जो है फिर शॉर्ट लिख लीजिए। ठीक है, इनको भी है शॉर्ट लिख लीजिए और लिख लीजिए
देखिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, तालव्य कंठ। ठीक है, इतना इसमें ऐसे कर लीजिए, ए आए, फिर ओ आओ। ठीक है, तो जैसे आप लोग आ ई उ है तो कताओ याद कर लीजिए, कंठ तालव्य, ओष्ठ, ऋर जो है मूर्धन्य है, कंठ तालव्य कंठ, ए आए ओ आए आओ, कंठ तालव्य हो गया और कंठ हो गया। दोस्तों यही ट्रिक होती हैं जो आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अब जो है जो वीडियो है वो दूसरी वीडियो व्यंजन की होगी दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों को मैं लाइव पढ़ा सकूं। कैसा पढ़ा रहा हूं ये मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद उसके लिए जो आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। उम्मीद है एक नई सीरीज चालू करूंगा। जो भी पढ़ा रहा हूं आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी टारगेट विद शाह के सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी टारगेट विद शाह से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको PDF मिलेंगी, स्टडी मटेरियल बहुत तरह तरह का मिलेगा। उम्मीद है आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।